भौतिक वाद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी में। प्यारे विद्यार्थियों और मित्रों, आज हम कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझने की कोशिश करेंगे। तो उसका जो भौतिकवाद का सिद्धांत है वह कैसे द्वंद्वात्मक है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो कार्ल मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। इसी एक विचार को लेकर कार्ल मार्क्स ने अपने दर्शन की व्याख्या की है। ठीक है, उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये सभी समस्याओं के समाधान में हमारा पथ प्रदर्शन करता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का विचार था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दो शब्द हैं। इसमें प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, अर्थात द्वंद्व। अगर द्वंद्व न हो, अच्छाई और बुराई की, अंधेरे और उजाले के में अगर द्वंद्व न हो तो विकास होना असंभव है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही द्वंद्व शब्द या द्वंद्व होता चला आ रहा है प्रकृति में, प्राकृतिक चीजों में, और यह मानव जीवन में भी बहुत आवश्यक है विकास करने के लिए। ठीक है, तो जिसके अनुसार पूरी सृष्टि का विकास द्वंद्वात्मक क्रिया से ही होता है। और जो दूसरा तत्व है वह सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। भौतिकवाद सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा धरती है, वो भौतिक रूप में है जिसको हम देख पा रहे हैं। भौतिक यानी पदार्थ के रूप में है, जैसे पहाड़, नदियां, जंगल, जीव, मानव आदि, इन सबको। ठीक है, इस रूप में हम देख पाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क्स के दर्शन का सार ढांचा उसके द्वंद्ववादी भौतिकवाद की विचारधारा पर आधारित है। उसके अनुसार कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या कह रहे हैं कि द्वंद्ववाद का आधार क्या है? मैटर है। मैटर अर्थात पदार्थ है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको कहते हैं पदार्थ या मैटर है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसका आधार पदार्थ है, आइडिया नहीं, यानी विचार नहीं। तो कहते हैं मनुष्य मन में विचार करता रहे, यदि कार्य ही न करे तो आगे कैसे प्रगति होगी, है ना। इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पे प्रमुखता भौतिकवाद की है, पदार्थ की है, ना कि विचार की। उदाहरण स्वरूप वो उसके लिए वो एक उदाहरण देता है सुंदर सा। कहता है कि गेहूं का दाना क्या है? एक पदार्थ है जिसको हम देख पा रहे हैं और छू भी पा रहे हैं और जान रहे हैं, इसका नाम गेहूं का दाना है। ठीक है, तो गेहूं के दाने नामक पदार्थ का अध्ययन करें तो दिखाई देता है कि उसका विकास हो रहा है। कैसे विकास हो रहा है? ध्यान से सुनिए। यदि गेहूं का बीज वाद है, यदि गेहूं का बीज अगर हम उसको खेतों में बोने जाते हैं तो उसका ये है वाद है बीज, तो पौधा उसका प्रतिवाद। पौधा जब बीज से पौधा निकलता है तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व ये है कि एक क्रिया हो रही है कि गेहूं को हमने बोया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसमें से जीवन पौधा निकला। ठीक है, पौधा उसका प्रतिवाद है। और पौधा नष्ट होकर, जब प्रतिवाद नष्ट हो जाता है, ठीक है, पौधा नष्ट होकर नए दाने को जन्म देता है। हम जानते हैं कि पौधे में बाद में बालियां भी लगती हैं और बहुत एक दाने से बल्कि 100 दाने पैदा हो जाते हैं। तो एक पदार्थ से कितना विकास हुआ? वाद पदार्थ है। अगर गेहूं अगर वाद है तो पौधा उसका प्रतिवाद है, और उससे क्या निकला कि पौधा नष्ट होकर प्रतिवाद जब नष्ट हुआ और वो उसने नए दाने को जन्म दिया, नई बाली निकली। यह संश्लेषण या संवाद है।
वो कह रहा है यही संश्लेषण है, या इसी को उसने समवाद कहा। विकास का यही सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। यानी विकास भी हो रहा है और संघर्ष भी हो रहा है, पदार्थ में एक द्वंद्व भी चल रहा है। उसी द्वंद्व के फलस्वरूप कोई नई चीज विकसित हो रही है। बीज से पौधा विकसित हुआ, पौधे से बाली विकसित हुई और बहुत सारे दाने निकले, जो कि समवाद, यानी बहुत सारे लोगों को उसका फायदा हुआ बहुत सारे दानों से, तो वो समवाद उसने कहा। तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं, कुछ उसकी विशेषताएं हैं अपनी इस वाद की, द्वंद्ववाद की। पहला है प्रकृति के सभी पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कहता है अर्थात उनमें प्राकृतिक सावयविक एकता विद्यमान है। उसमें प्राकृतिक सावयविक एकता विद्यमान है। वो प्रकृति रूप से ही सभी पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हैं और उनमें एक समानता की एकता विद्यमान है। दूसरा जो उसकी विशेषता है, प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ रेत के छोटे छोटे दाने से लेकर सूर्य पिंड तक गतिशील है। जिसको हम कहते हैं ना अणु, परमाणु, परमाणुओं के भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूरॉन आदि होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं। तो रेत के दाने, जिनको एक दाने को हम देख पाते हैं, वो भी गतिशील है, उसमें भी बहुत सारे खंड होते हैं, उसमें भी अंतर क्रिया और प्रतिक्रिया अंदर हो रही है। वहां से लेकर जो सबसे बड़ा विशाल हमारे पास क्या है, सूर्य का पिंड। तो एक छोटे दाने परमाणु से लेकर अणु परमाणु से लेकर सूर्य के पिंड तक सभी पदार्थ गतिशील हैं। ये सब पदार्थ हैं जो देखे जा सकते हैं, गतिशील है। तीसरा विशेषता इसकी यह है कि प्रकृति में द्वंद्व के आधार पर पदार्थ विकासोन्मुख होते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो कह रहा है कि ये द्वंद्व न हो, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, टकराव ना हो। टकराव का अर्थ यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया से न हो, तो कोई भी पदार्थ विकास नहीं कर सकता, वो जड़ की तरह पड़ा रह जाएगा। लेकिन जब उसमें अंदर कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो वो विकसित होता है, डेवलप होता है। चौथा है उसकी विशेषता है कि परिवर्तन मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। गेहूं के एक अंकुर को कई दानों में परिवर्तित हो जाना, गेहूं के एक अंकुर का कई दानों में परिवर्तित हो जाना यदि मात्रात्मक है, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव है, उसकी मात्रा बढ़ गई, एक दाने से 100 दाने हो गए, पर हो जाना, यही इसका मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है। तो पानी का, तो कहते हैं कि अगर गेहूं का ये क्वांटिटी इसकी बढ़ गई तो पानी का बर्फ में बदलना, हम जानते हैं पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। तो गैस से पानी बना, बादलों से, हवा से, गैस से जल वर्षा पानी बना, और पानी बर्फ में जब परिवर्तित हो गया तो यह क्वालिटेटिव परिवर्तन है, उसकी क्वालिटी बदल गई, यानी वो उसी रूप में नहीं रह गया, अब वो बर्फ के रूप में है, उसकी क्वालिटी बदल गई। यहाँ पर गेहूं का बढ़ना तो मात्रात्मक है और यहाँ पर बर्फ का बनना क्वालिटी परिवर्तन हुआ। ये अंतर वो बता रहा है। लेकिन पदार्थों से बिना क्रिया प्रतिक्रिया के विकास हो नहीं सकता। पांचवी विशेषता उसने जो बताई वो यह है कि प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक होता है, दूसरा नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें निरंतर द्वंद्व या संघर्ष चलता रहता है। वो हमको भले न दिखाई पड़े, लेकिन लगातार द्वंद्व या संघर्ष इसमें चल रहा है। संघर्ष के परिणाम स्वरूप पुराना तत्व मिट जाता है। अभी ये संघर्ष इतना जब तेज हो जाता है तो उसमें जो पुराना तत्व रहता है वो तो मिट जाता है और नवीन तत्व उत्पन्न होता है। जैसे गेहूं का दाना तो मिट गया जमीन में जाकर, लेकिन उसने नया तत्व अपना अंकुर दिया और वो पौधा बना, नया तत्व उत्पन्न होता है। इस निरंतर संघर्ष से ही विकास का क्रम निर्धारित होता है। ठीक है। तो उसने ये 5 विशेषताएं बताई। अब मार्क्स अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से यह प्रमाणित करना चाहता है कि पूंजीवाद के शोषित स्वरूप के स्थान पर साम्यवादी समाज की स्थापना कैसे होगी। वो कहता है कि जो समाज में 2 वर्ग हैं, कि पूंजीवाद है और दूसरे बहुत गरीब हैं, मजदूर वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है, इसको खत्म करके इनमें जब आपस में संघर्ष होगा तभी समानता समाज में, सभी समाज में समान होंगे। समानता की स्थापना कैसे की जाए ये वो सोच रहा है। उसके अनुसार प्रत्येक युग में 2 या अधिक आर्थिक शक्तियों का विरोध हो रहा है, 2 या 2 से अधिक
आर्थिक शक्तियों में आपस में विरोध हो रहा है। जैसे देशों में जो बड़े बड़े देश होते हैं उसमें आर्थिक रूप से ही सारा विरोध होता है। जैसे अमेरिका हुआ, आपका रशिया हुआ, सोवियत संघ रशिया हुआ, या और कोई देश हुआ, चाइना हुआ, मान लीजिए। तो ये आर्थिक शक्तियां हैं बड़ी बड़ी इस समय की मौजूद है, जिनका आपस में अंतर विरोध चलता रहता है और विरोध के कारण विकास होता है। अगर एक दूसरे का विरोध ना हो, एक दूसरे का द्वंद ना हो, तो हमें विकास भी दिखाई न पड़े, सब चीज रुक जाए। तो वर्तमान युग में पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ष के संघर्ष के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का अंत होगा। वो कल्पना करता है कि ये जो संघर्ष चलेगा इसमें जो ज्यादा अमीर लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं वो, और जो सर्वहारा यानी सामान्य वर्ग है जो झेल रहा है कठिनाइयों को, उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का अंत होगा और सभी मनुष्य समाज में समान होंगे, साम्यवाद की स्थापना होगी। मार्क्स का कथन है कि शोषित वर्ग शनैः शनैः उन्नति नहीं करेगा। वो कह रहा है जो शोषित वर्ग है, मजदूर वर्ग है, धीरे धीरे उन्नति नहीं करेगा, वरन वह क्रांति के रूप में तीव्र गति से परिवर्तन करेगा। अगर उसने क्रांति कहीं कर दी तो परिवर्तन होने में बहुत देर नहीं लगेगी। ठीक है। द्वंद्ववाद द्वारा मार्क्स वर्ग संघर्ष को अवश्य संभावी बना देता है। अब अपने इस सिद्धांत के द्वारा वो वर्ग संघर्ष को अवश्य ही होगा ऐसा बना देता है कि होना ही चाहिए वर्ग संघर्ष, जिनके द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना है जिसमें ना कोई वर्ग भेद होगा और ना कोई शोषण, जहां पर सब समान होंगे, साम्यवाद होगा, यह वो सोचता है। यह अंतिम संश्लेषण है जिसमें प्रतिवाद यानी एंटी सिंथेसिस का जन्म नहीं होगा। वो कहता है कि अंतिम संश्लेषण है जिसमें जब सभी समान हो जाएंगे तो वाद और प्रतिवाद नहीं होगा बल्कि सब साम्यवाद होगा। वर्गहीन समाज की स्थापना के कारण समाज में वर्ग खत्म हो जाएंगे, ऊंचे और नीचे के वर्ग समाप्त होंगे, तब वर्ग संघर्ष की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया भी रुक जाती है। ऐसा है। ठीक है। इसकी थोड़ी आलोचना की गई है, वो हम किसी और समय उसका उद्घाटन करेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।